गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए आज का अपना जो टॉपिक है वो है विभिन्न हितबद्ध वर्गों के प्रति सामाजिक उत्तरदायित्व। ठीक है, तो व्यवसाय का समाज में रहने वाले जो वर्ग हैं, ठीक है, उनके प्रति क्या क्या उत्तरदायित्व है, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हम लोग को आज पढ़ना है। देखिए ऐसे बहुत से वर्ग हैं जिसका जो है व्यवसाय के प्रति क्या है, दायित्व है। दिया हुआ है, ये देखिए यहाँ पास, स्वयं के प्रति व्यवसाय का उत्तरदायित्व, स्वामियों या अंशधारियों के प्रति उत्तरदायित्व, कर्मचारियों के प्रति उत्तरदायित्व, उपभोक्ता के प्रति उत्तरदायित्व, सरकार के प्रति उत्तरदायित्व, समाज के प्रति उत्तरदायित्व, आपूर्तिकर्ताओं के प्रति उत्तरदायित्व, अन्य व्यावसायिक संस्थाओं के प्रति उत्तरदायित्व, निक्षेपकर्ताओं जमाकर्ताओं के प्रति उत्तरदायित्व, पेशेवर संस्थाओं के प्रति दायित्व। तो ये सारे पक्ष के प्रति कुछ न कुछ उत्तरदायित्व जो है व्यवसाय का है। तो आज जो है इस वीडियो में हम लोग दो पक्ष के प्रति जो उत्तरदायित्व है व्यवसाय का उसको देखेंगे। तो पहला जो है स्वयं के प्रति व्यवसाय का उत्तरदायित्व। तो देखिए व्यवसाय जो होता है वो खुद के प्रति भी कुछ ना कुछ उसका उत्तरदायित्व होता है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या एक्सप्लेन कर रहा है, जिन उद्देश्यों को ध्यान में रखकर व्यवसाय प्रारंभ किया जाता है उन उद्देश्यों को पूर्ति करने का दायित्व स्वयं व्यवसाय का है। इस संबंध में डोनाल्ड के डेविड का कथन महत्वपूर्ण है कि व्यवसाय का कुशलतापूर्वक संचालन करना व्यवसाय का प्रथम दायित्व है। जो डोनाल्ड के डेविड है उनका क्या कथन है कि व्यवसाय का सबसे पहला उत्तरदायित्व क्या है, व्यवसाय का कुशलतापूर्वक संचालन करना। यदि कोई व्यवसाय स्वयं के प्रति दायित्वों का अवहेलना करता है तो इससे यह अपेक्षा कभी भी नहीं करना चाहिए कि वह समाज के अन्य वर्गों के प्रति उत्तरदायित्व को पूरा करेगा। अब देखिए क्या बोल रहा है कि यदि कोई व्यवसाय स्वयं के दायित्व को अगर पूरा नहीं कर पा रहा है, ठीक है, अवहेलना कर रहा है, तो उससे अपेक्षा कभी भी नहीं कर सकते कि वह समाज के अन्य वर्गों के प्रति क्या है, उत्तरदायित्व को पूरा करेगा। ठीक है, तो अब देखते हैं एक व्यवसाय का स्वयं के प्रति क्या क्या दायित्व होता है। देखिए पहला पॉइंट दिया हुआ है, व्यवसाय का कुशलतापूर्वक संचालन करना। देखिए व्यवसाय का सबसे पहला दायित्व क्या होता है, पहला उत्तरदायित्व क्या होता है कि जो व्यवसाय है उसका क्या करना, कुशलतापूर्वक क्या करना, उसको चलाना। ठीक है, दूसरा जो है व्यवसाय की लाभार्जन क्षमता को बनाए रखना। व्यवसाय का जो भी लाभ कमाने की जो क्षमता है उसको क्या करना, बनाए रखना। ऐसा नहीं है कि लाभ जो है बहुत अधिक ले रहे हैं या लाभ बहुत कम ले रहे हैं। इसकी वजह से क्या है, बिजनेस का स्टेटस जो है, हालात जो है वो चेंज होते जा रहा है। तो ऐसा नहीं, व्यवसाय का स्वयं के प्रति उत्तरदायित्व में दूसरा पॉइंट क्या है कि व्यवसाय का जो लाभ कमाने की क्षमता है उसको क्या करना, बनाए रखना। फिर है तीसरा पॉइंट, व्यवसायिक क्षमता का सदैव विकास करते रहना। जो व्यवसाय का जो क्षमता है उसका क्या करना, सदैव विकास करते रहना। अब देखिए जब व्यवसाय का क्षमता का विकास होते रहेगा तो क्या होगा, उसका लाभार्जन क्षमता भी क्या है, बना रहेगा और व्यवसाय का कुशलतापूर्वक संचालन भी होता रहेगा। ठीक है, चौथा पॉइंट है संस्था की ख्याति बनाए रखना व उसमें वृद्धि करना। अब देखिए एक व्यवसायी का अपने व्यवसाय के प्रति सबसे बड़ा जिम्मेदारी क्या होता है कि वो अपने व्यवसाय का, अपने संस्था का क्या करे, गुडविल, ख्याति जो है वो बनाए रखे और उसमें लगातार क्या है, वृद्धि करते रहें। एक व्यवसाय का लगातार क्या है, ख्याति बढ़ते रहेगा। ठीक है, तो उससे क्या होगा, उसको उसके लाभार्जन क्षमता में क्या है, वृद्धि होता रहेगा धीरे धीरे और क्या है, उसका कुशलतापूर्वक संचालन होता रहेगा। फिर है पांचवा पॉइंट, भुगतान क्षमता को बनाए रखना व उसमें वृद्धि करना। अब देखिए हर व्यापारी जो है क्या करता है, वो अगर अपने लेनदार को सही समय पर अगर पेमेंट नहीं करता है तो उससे क्या होता है, उसका जो व्यवसाय है वो कुशलतापूर्वक उसका संचालन नहीं हो पाएगा।
ठीक है। तो इसलिए क्या है, भुगतान क्षमता को एक व्यवसायी का जिम्मेदारी होता है कि अपने व्यवसाय का भुगतान क्षमता जो है उसको बनाए रखे और उसमें क्या है धीरे धीरे वृद्धि करता रहे। ठीक है। उसके बाद है छठवां पॉइंट, नए नए बाजारों में प्रवेश करना। अब देखिए, एक व्यवसायी का ये उत्तरदायित्व तो होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वो नए नए बाज़ारों की खोज करे और उसमें प्रवेश करे। ठीक है। इससे क्या होगा, उसका उत्पाद जब नए नए बाज़ार में जाएगा तो क्या होगा, उसका बाज़ार का विस्तारीकरण होगा। ठीक है। फिर है सातवें नंबर पे उपलब्ध साधनों का अधिकतम उपयोग करना। अब देखिए, व्यवसाय में बहुत से साधन उपलब्ध होते हैं, तो एक व्यवसाय का रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होता है कि वो अपने व्यवसाय में जितने भी उपलब्ध साधन हैं उसका क्या करें, अधिकतम उपयोग करें। ठीक है। फिर है आठवें नंबर पे स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को विकसित करना। अब देखिए, बहुत से बिजनेस में क्या होता है, गला काट प्रतिस्पर्धा होता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या करना चाहिए कि एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को क्या करना चाहिए, विकसित करना चाहिए, जन्म देना चाहिए। इससे क्या होगा, उसकी बिजनेस को लगातार जो है एक ख्याति प्राप्त होता रहेगा और उसका क्या है, उसके वस्तु का जो विस्तारीकरण जो है, बाजार का विस्तारीकरण जो है होता रहेगा। ठीक है। उसके बाद है नौवां पॉइंट, शोध के कार्य नियमित करना। शोध मतलब रिसर्च। ठीक है। तो रिसर्च जो व्यवसाय में कुछ ना कुछ रिसर्च होते रहना चाहिए। तो उससे क्या है कि देखिए, रिसर्च होता रहेगा तो उससे क्या है, उसको अपने व्यवसाय में कुछ ना कुछ नए करने का अवसर मिलता रहेगा। ठीक है। उसके बाद है 10वां पॉइंट, सुरक्षित कोषों का निर्माण करना। तो देखिए, व्यवसाय में हमेशा कुछ ना कुछ फंड जो है उसका निर्माण करना चाहिए। फंड क्या है, कभी ना कभी यूज़फुल होता है। ठीक है। एक व्यवसायी अगर अपने फंड में अपने संस्था या अपने व्यवसाय में अगर फंड का निर्माण नहीं करता है, ठीक है, तो फ्यूचर में कुछ घटना घटित होने पर वो उस फंड का यूज़ नहीं कर पाया, क्योंकि वो फंड का निर्माण किया ही नहीं है। इसलिए एक व्यवसायी का जिम्मेदारी होता है कि वो अपने व्यवसाय में एक सुरक्षित कोष का क्या करें, निर्माण करें। ठीक है। अब देखिए, दूसरा जो है, स्वामियों या अंशधारियों के प्रति व्यवसाय का उत्तरदायित्व। अब देखिए, इसमें क्या एक्सप्लेन कर रहा है कि बड़े पैमाने के उत्पादन व व्यवसाय हेतु अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। ये तो क्लियर है कि देखिए, बड़े पैमाने पर अगर व्यवसाय करना है या उत्पादन करना है तो क्या है, अधिक मात्रा में पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। स्वयं एक व्यक्ति से पूंजी प्राप्त ना होने पर अन्य लोगों से भी पूंजी प्राप्त की जाती है। अब देखिए, ऐसा है कि छोटे व्यवसाय में कम मात्रा की पूंजी की आवश्यकता होती है और बड़े व्यवसाय में बड़े मात्रा में उत्पादन करना है तो बड़े मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होगी। तो इसमें क्या है, अन्य लोगों से भी पूंजी प्राप्त की जाती है। अन्य लोगों का मतलब क्या है, जनता से भी क्या है, पूंजी प्राप्त की जाती है। जिन लोगों से पूंजी प्राप्त की जाती है उन्हें क्या कहते हैं, अंशधारी कहते हैं। ठीक है। अब देखिए, जिन लोगों से पूंजी प्राप्त की जाती है उन्हें क्या कहते हैं, अंशधारी कहते हैं। चूंकि पूंजी लगाने पर ये संगठन के मालिक हो जाते हैं। अब देखिए, कोई भी पब्लिक जो है, जनता जो है, अगर व्यवसाय में किसी बड़े व्यवसाय में अगर पूंजी लगा रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या होगा, उस संगठन का मालिक हो जाएगा। ठीक है। अतः इन्हें स्वामी भी कहा जाता है, इन्हें मालिक भी कहा जाता है या स्वामी भी कहा जाता है। ठीक है। बड़े बड़े व्यवसाय में इन अंशधारियों को निजी संबंध कंपनी से वर्षों नहीं होता है, किंतु वे अपने निवेश धन पर अधिक से अधिक लाभांश पाने के इच्छुक रहते हैं। अब देखिए, कोई भी जनता जो है वो पैसा किस लिए इन्वेस्ट कर रहा है किसी भी कंपनी में, किसी भी व्यवसाय में, ताकि उसको क्या है, अधिक से अधिक लाभांश जो है उसको प्राप्त हो सके। ठीक है। अतः व्यवसाय के अपने स्वामियों या अंशधारियों के प्रति निम्न कर्तव्य होते हैं। अब देखिए, जिस व्यवसाय में जनता जो है पैसा लगा रहा है तो उन जनता को हम लोग क्या बोलेंगे, स्वामी या अंशधारी बोलेंगे। अब उन अंशधारियों के प्रति ठीक है, उन स्वामियों या अंशधारियों के प्रति जो है व्यवसाय के क्या क्या कर्तव्य होते हैं। ठीक है। पहला पॉइंट देखिए क्या दिया हुआ है, निवेशित पूंजी पर
उचित लाभांश देना। जिन व्यक्तियों ने व्यवसाय में अपनी पूंजी लगाई है उस पूंजी पर उचित लाभांश स्वामी को प्राप्त होना चाहिए। अब देखिए पहला पॉइंट में क्या है, निवेशित पूंजी पर, निवेशित मतलब जो पूंजी इन्वेस्ट किया गया है जनता द्वारा, ठीक है, उसमें क्या है उचित लाभांश देना। देखिए कोई भी व्यक्ति, जैसे आप अगर किसी व्यवसाय में अगर पूंजी लगा रहे हैं तो उस पूंजी पर उचित लाभांश जो है आपको प्राप्त होना चाहिए, ठीक है। उचित प्रतिफल का आशय बाजार में प्रचलित दर जो 7 से 18% तक लाभ के अनुपात हो सकते हैं। अब देखिए बाजार में क्या प्रचलित दर जो है वो बताया गया है 7 से 18% तक लाभ का अनुपात जो है वो बताया गया है, ठीक है। तो इस दर से जो है अंशधारियों को अपने लगाए गए पूंजी पर जो है लाभांश मिलना चाहिए, ठीक है। फिर दूसरा है पूंजी की सुरक्षा। व्यवसायी या कंपनी के निदेशकों का यह दायित्व है कि अंशधारियों की पूंजी सुरक्षित रहें। पूंजी सुरक्षित रहने से अन्य निवेशक जो है आकर्षित होंगे। जैसे सपोज आपने किसी कंपनी या किसी व्यवसाय में क्या है पूंजी निवेश किया है, ठीक है, विनियोग किया है, लगाया है, तो यहाँ पर कंपनी या जो व्यवसायी है उनका यह दायित्व होता है कि आपकी पूंजी को क्या करे, वो सुरक्षित रखें, ठीक है। पूंजी सुरक्षित रहने से जो है आपको देखकर क्या है, अगर आपका पूंजी सुरक्षित रहता है किसी कंपनी में तो आपके पूंजी को सुरक्षित रहने पर आपके आसपास के लोग जो है क्या करेंगे, उस कंपनी में निवेश करने के लिए क्या होंगे, आकर्षित होंगे, ठीक है। फिर है तीसरा पॉइंट, विभिन्न सूचनाओं से अवगत कराना। व्यवसाय में घटित होने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं व व्यवसाय की प्रगति की जानकारी तथा अन्य आवश्यक सूचनाओं से स्वामियों को अवगत कराते रहना चाहिए। अब देखिए व्यवसाय में कुछ ना कुछ जो है घटना घटित होते रहता है, या व्यवसाय में जो भी प्रोग्रेस हो रहा है उसकी जानकारी जो है जो अंशधारी होते हैं उनको क्या करना है, समय समय पर उसकी जानकारी देते रहना है, ठीक है। अब देखिए क्या है कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी कंपनी में पूंजी विनियोग किया है, लगाया है, ठीक है, तो उससे क्या है वो कंपनी का मालिक हो गया, कंपनी का स्वामी हो गया है। तो इस प्रकार से एक मालिक का ये अधिकार होता है कि वो अपने कंपनी में क्या क्या घटना घटित हो रहा है इसकी जानकारी प्राप्त करें, ठीक है। तो इस प्रकार जो है व्यवसायी या कंपनी का ये जिम्मेदारी होता है कि वो अपने स्वामियों को फर्म के, कंपनी के प्रोग्रेस के बारे में बताए, जो घटना घटित हो रहा है उसके बारे में उसको उसकी जानकारी दें। फिर है चौथा पॉइंट, अंशधारियों से समानता का व्यवहार। देखिए निवेशकों में विभिन्न वर्ग एवं प्रकार के अंशधारी होते हैं। व्यवसायी का यह दायित्व है कि वह सभी के साथ समानता का व्यवहार करें, ठीक है। देखिए जो निवेशक है, जैसे जो जनता जो पैसा निवेश कर रही है कंपनी में, ठीक है, उनका वर्ग या प्रकार अलग अलग होता है, ठीक है। तो एक व्यवसायी या कंपनी का यह रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वह सभी के साथ समानता का व्यवहार करें। ऐसा नहीं कि जो कम अंश कंपनी का खरीदा है उसके साथ अलग व्यवहार किया जा रहा है, और जो कंपनी के ज़्यादा अंश, ज़्यादा पूंजी जो है कंपनी में इन्वेस्ट किया है उसके साथ अलग व्यवहार किया जा रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अंशधारी, जितने भी अंशधारी है कंपनी के, उनके साथ क्या है, समानता का व्यवहार कंपनी का क्या है, उत्तरदायित्व है, ठीक है। फिर उसके बाद पांचवा पॉइंट, अंशों का शेयर बाजार में सूचीयन कराना, ठीक है। अंशों का शेयर बाजार में मतलब पंजीयन करवाना। जो अंश होते हैं उनका क्या करना, शेयर बाजार में पंजीयन कराना। शेयर बाजार में अंशों का पंजीयन हो जाने से अंशों की ख्याति बढ़ती है। अब देखिए अगर शेयर बाजार में, शेयर मार्केट में अगर कंपनी जो है वो अंशों का अगर पंजीयन करवा दिया है, रजिस्ट्रेशन करवा दिया है, तो अंशों का क्या होगा, गुडविल बढ़ जाएगा, वह उनके मूल्य भी बढ़ जाते हैं, ठीक है। जब ख्याति बढ़ेगा तो क्या होगा, उसका मूल्य भी बढ़ जाएगा। अतः व्यवसायी का यह दायित्व है कि वह अंशों का क्या करवाएं, पंजीयन करवाएं, ठीक है। उसके बाद है छठवां पॉइंट, अल्पसंख्यक अंशधारियों की सुरक्षा व प्रतिनिधित्व। अब अल्पसंख्यक क्या होते हैं, जिनकी संख्या कम होती है, ठीक है। तो जिनकी संख्या कम होती है उन अंशधारियों की सुरक्षा व प्रतिनिधित्व,
ठीक है। जिन लोगों के पास अधिक अंश होते हैं वे निदेशक मंडल में अपना प्रतिनिधि भेज सकते हैं। अब देखिए, अगर जैसे आप लोग में से कोई अगर एक कंपनी के ज़्यादा अंशों को परचेस किया है, खरीदा है, तो वो क्या कर सकता है, कंपनी के निदेशक मंडल में, ठीक है, वो अपना प्रतिनिधि, अपना एजेंट जो है भेज सकता है। किंतु जिनके पास अंश नाम मात्र के होते हैं, क्या बोल रहा है, किंतु जिन व्यक्तियों के पास जो है अंश केवल नाम मात्र के होते हैं, ठीक है, उन्हें यह अधिकार प्राप्त नहीं होता है। क्या अधिकार प्राप्त नहीं होता है कि वो अपने एजेंट को निदेशक मंडल में नहीं भेज सकते हैं, ठीक है। तथापि केंद्र सरकार ने अल्पसंख्यक अंशधारियों की सुरक्षा का पूरा प्रबंध किया है। किंतु क्या बोल रहा है कि जो केंद्र सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, वो माइनॉरिटी शेयर होल्डर की सुरक्षा के लिए क्या किया है, पूरा प्रबंध किया है। फिर भी निदेशक मंडल का यह दायित्व है कि उसे मताधिकार प्रदान करें, वह उसकी पूंजी की सुरक्षा की व्यवस्था करें। क्या निदेशक मंडल का दायित्व क्या है कि जो अल्पसंख्यक अंशधारी जो है उनको क्या करें, मताधिकार प्रदान करें और उनकी पूंजी जो है उनकी सुरक्षा की व्यवस्था करें, ठीक है।